और चलिए अब वक्त है हमारे अगले सेशन की ओर रुख करने का, जिसका नाम है सियासत का रनवे, महाराज की उड़ान। मोदी के मंत्रिमंडल में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता के बीच लोकप्रियता के शिखर पर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति का भी एक बड़ा चेहरा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फंसे भारतीय छात्रों के सफल रेस्क्यू में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या कोई और बड़ी जिम्मेदारी भी इन्हें मिल सकती है? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जिन्होंने अपने व्यस्ततम शेड्यूल से न्यूज 18 के इस राइजिंग एमपी के लिए समय निकाला है और इस वक्त सीधे वो देश की राजधानी दिल्ली के एमपी भवन से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। और उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे न्यूज 18 एमपी के एडिटर सुधीर दीक्षित जी को कि कृपया वो मंच पर आए और सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। न्यूज 18 के सबसे बड़े प्रोग्राम राइजिंग मध्य प्रदेश पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मीडिया के सबसे बड़े कार्यक्रम राइजिंग मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपने हमें आमंत्रित किया और उभरता हुआ मध्य प्रदेश के साथ इस विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए आपने आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जिस तरह की राजनीति की कमान संभाली है आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई सफर करवा दिया है। इस सपने को साकार करने की दिशा में किस तरह के प्रयास सर किए हैं? सुधीर जी, अगर आप देखें तो आपके और मेरे बचपन में नागरिक विमानन क्षेत्र एक बहुत उच्च श्रेणी के लोगों तक सीमित होता था, एक एलिटिस्ट प्रोडक्ट होता था। इन पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने जो तजुर्बा दिखाया है और जो संकल्प लिया है, वास्तविकता में नागर उड्डयन क्षेत्र का प्रजातंत्रीकरण या लोकतांत्रिकरण हम लोग कहें तो ये पिछले 8 वर्षों में हुआ है। जहां पहले एयरपोर्ट शहर की क्षमता के आधार पर बनते थे, आज एयरपोर्ट देश के सांस्कृतिक और एक मायने से कल्चरल केंद्र में आज बन रहे हैं, जो स्वयं अपने आप में एक आकर्षण के केंद्र बन रहे हैं। और उदाहरण मैं आपको दूं कि 2013-14 में 6 करोड़ यात्री नागर विमानन क्षेत्र से यात्रा करते थे। आज वो कोविड के पहले 2019-20 का जो पूर्ण वर्ष रहा, करीब करीब 14.5 करोड़ लोग नागर विमानन क्षेत्र से यात्रा कर रहे हैं। तो मतलब कि 2.5 गुना वृद्धि इन 5 सालों में 2013-14 से 19-20 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के आधार पर हो पाया है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और पहलू है और वो है खास योजना उड़े देश की आम नागरिक, जहां वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर उन क्षेत्रों तक हम हवाई सेवा पहुंचा रहे हैं जहां सामान्य तौर पर एयरलाइन कंपनियां वो हवाई सेवा चलाने से टकराती थीं। और आज उन हवाई सेवाओं के आधार पर पिछले 5 वर्षों में 2016 में ये योजना शुरू हुई और पिछले 5 वर्षों में करीब करीब 1,92,000 फ्लाइट्स इससे संभव हो पाई हैं। तो आप अनुमान लगाओ कि ऐसे क्षेत्रों में जहां कभी भी लोग सपना नहीं देखते थे कि हवाई जहाज आएगा, और उसके तहत पिछले 5 वर्षों में करीब करीब 1 करोड़ लोग
इन्हीं 1,92,000 फ्लाइट से सफर कर पाए। तो जो लोग जमीन पर बैठ के ऊपर ताक कर हवाई जहाज को देखते थे, वे लोग आज उस हवाई जहाज में सफर कर पाए, क्योंकि वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर 2,500-3,000 रुपए में वो सफर संभव हो पाई है। तो ये करिश्मा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और इसका तीसरा पहलू जो मैं आपके समक्ष उजागर करना चाहूंगा कि इसके तहत जो लोकतांत्रिकरण हुआ है हवाई सेवा की, उसके तहत जो अगर हम देखें हमारा क्लोजेस्ट कंपेटिटर जो रेलवे है, और रेलवे का केवल वो भाग हम देखें जो वातानुकूल के आधार पर चलता है, क्योंकि हवाई जहाज में भी वातानुकूल होता है। तो एयर कंडीशन सर्विस अगर रेलवे का हम देखें, फर्स्ट एसी और सेकंड एसी, केवल यहां तक मैं सीमित कर रहा हूं, थर्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूं जहां एसी ना लगे, क्योंकि हवाई जहाज में एसी लगती है। जहां रेलवे में करीब करीब 18.5 करोड़ लोग फर्स्ट एसी और सेकंड एसी से यात्रा करते हैं, आज हवाई जहाज में जैसे मैंने कहा 14.5 करोड़ लोग हवाई सेवा से यात्रा कर रहे हैं। मतलब हम डिफरेंस अंतर केवल 4 करोड़ का है, लेकिन ग्रोथ रेट रेलवे का 5.6% है और ग्रोथ रेट हवाई सेवा का 10.3% है। तो आने वाले 8-10 सालों में मेरा अनुमान है कि फर्स्ट एसी और सेकंड एसी, केवल रेलवे की संपूर्ण रेलवे यात्रा नहीं, केवल फर्स्ट एसी सेकंड एसी से ज्यादा लोग हवाई सेवा से आगे चल पाएंगे। आज हमारी फ्लीट करीब 700 प्लेन्स की है, 100 से 125 प्लेन्स हर साल ऐड की जाएंगी। आज हमारे एयरपोर्ट्स जो 74 रहते थे 2014 में, 8 साल में 67 अतिरिक्त एयरपोर्ट बने हैं, हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम 141 हो गए हैं। तो ये एक क्रांति आई है नागर विमानन क्षेत्र में, और इस क्रांति को हम जमीनी स्तर तक ले जाएंगे। आने वाले 4 साल में 141 से 220 तक ये आंकड़ा एयरपोर्ट्स, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट्स का हम लोग ले जाएंगे। ये विश्वास आपके दर्शकों को आपके द्वारा मैं देना चाहता हूं सुधीर जी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अधोसंरचना के प्रति एक संकल्प है, गति शक्ति के प्रति एक संकल्प है, जो एक सिंक्रोनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति एक उनका विजन है। सर, भाजपा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली आपको, केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं, लगातार आप दौरे भी कर रहे हैं, साथ ही आपने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ साथ यूक्रेन में जो आपने किया छात्रों के लिए, वो बहुत ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया था आपके नेतृत्व में, क्या सर अनुभव रहा, कैसा सर वो था? देखिए, शायद देश के आजादी के अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, लेकिन शायद ये 75 वर्षों में कभी ऐसी क्राइसिस इस बड़े पैमाने पर शायद कभी हमारे नौजवानों के साथ कभी ना आई हो। 22,000 हमारे बच्चे, युवाओं और युवती दोनों, यूक्रेन में अटके हुए थे। वहां युद्ध तैनात हो गई, और केवल प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि उन्होंने कहा कि जैसे भी हो हमें एक एक नौजवान को घर वापस लाना होगा। और हम 4 मंत्रियों को उन्होंने निर्देश दिए कि आसपास के पड़ोस के 5 देशों में आप जाओ, वहां पूर्ण रूप से मोबिलाइजेशन करो। वहां की सरकारों के साथ हमारी बातचीत और वार्तालाप भी हो रही है। वहां के प्रवासी भारतीयों को भी आप पूर्ण रूप से संगठित करो, और बॉर्डर के उस पार से लोगों को वापस लाकर उनको घर वापस सुरक्षित लाना है। और केवल एक वाक्य सुधीर जी उन्होंने हमको कहा था यहां से निकलने के पहले, कि आप तभी वापस आएंगे जब आखिरी जहाज में हमारे सारे छात्रों को आप लेके आएंगे। ये इनका संकल्प था। और शायद भारत में ऐसे लौह पुरुष, ऐसे संकल्पित व्यक्ति नेतृत्व में
शायद पहले कभी ना आए हों प्रधानमंत्री जी के जैसे। और जब हम लोग वहां पहुंचे, एक एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आसपास के 5 देशों की, मोल्डोवा, पोलैंड, उसी के साथ हम लोगों का आसपास के जो 3 हंगरी, रोमेनिया, 3-4 देशों के जो जितने भी राष्ट्रपति हों उनके साथ चर्चा हुई थी। हमारी मुलाकात उन राष्ट्र के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के साथ हुई। उन्होंने कहा कि आपके प्रधानमंत्री ने हमसे चर्चा की है, हमारे देश की सारी सुविधाएं आपके लिए तैनात हैं ताकि आपके नागरिकों को आप वापस सुरक्षित ले जा पाओ। जब मैंने वहां लैंड किया, मैंने वहां के हमारे दूत से पूछा कि हमारे छात्र कहां हैं। 2000 छात्र जो रोमेनिया और मोल्डोवा की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। तो जब मैंने वहां लैंड किया बुकारेस्ट में, तब उन्होंने कहा कि करीब 600 हमारे छात्र केवल एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, ये 11:30 बजे रात को। तो मैं सीधा गया छात्रों से मिलने के लिए और करीब 2 बजे रात तक उनके साथ में बैठा। एक एक, कोई मंदसौर से, कोई गुजरात से, कोई कर्नाटक से, कोई आंध्र से, कोई हिमाचल से, कोई उत्तर पूर्वी राज्य से, उनकी कहानी सुनी। और इतनी मार्मिक कहानियां थी उनकी कि कैसे चल के आए हैं, किस तरीके से भारत सरकार के दूतों ने यूक्रेन में भी और इन देशों में भी उनको मदद किया। बॉर्डर के इलाके से कैसे उन्होंने क्रॉस किया। और उसके साथ फिर मैं सीधा एम्बेसी में गया और वहां अगले दिन की योजना हमने बनवाई कि कैसे हम लोग प्रवासी भारतीयों को इसमें हम लोग उनका सहयोग लें। और उसके आधार पर 8000 हमारे बच्चों को हमने वापस रोमेनिया और मोल्डोवा से लाया और कुल मिलाकर यूक्रेन से 22,000 बच्चों को हम लोगों ने 90 फ्लाइट्स में, पहली बार देश ने 90 फ्लाइट भारत से उड़ाए हैं, उन एयरपोर्टों में लैंड करवाया है और 90 सॉर्टीज के साथ हम लोग अपने बच्चों को सुरक्षित, मुफ्त में, निःशुल्क उन बच्चों को हम भारत वापस लाने में सफल हुए। सर, बहुत बड़ी बात, बहुत जरूरी चीजें आपने बताई। किस तरीके से ऑपरेशन गंगा चलाया गया, छात्रों को लाया गया, राजनीति की बात की। ग्वालियर चंबल इलाके की हम बात करें, वहां पर बहुत अच्छे तरीके से राजनीति जो करवट बदलती है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति ग्वालियर चंबल से ही करवट लेती है, बहुत तगड़ी राजनीति वहां पर होती है। एक संक्षिप्त में समझना चाहूंगा सर, बहुत छोटे से इसमें, कि सर 2023 क्या रहेगा? संक्षिप्त में आपको मैं बता दूं। पहले तो मैं कहूं कि ग्वालियर चंबल में आपने कहा राजनीति बहुत होती है, ऐसे कई शख्स हैं मेरे पूर्व दल में जो बड़ी तगड़ी राजनीति करने के माहिर हैं, लेकिन मैंने कभी न राजनीति अपनी जिंदगी में की है, ना मैं राजनीति करने का इच्छुक हूं। मैं अपने आप को एक जनसेवक समझता हूं और जनसेवा ही मेरा लक्ष्य है, जनसेवा ही मेरा संकल्प है और राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। बिल्कुल सर। मेरी दादी पूर्व राजमाता साहब विजयराजे जी, मेरे पूज्य पिताजी और मैं तीनों ने सदैव ग्वालियर चंबल का केवल नहीं लेकिन मध्य प्रदेश के विकास में सदैव अपना